बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक और खुशगवार सुबह भी आपको मुबारक जी। मौसम बहुत ज़बरदस्त है, खुशगवार है। शहर में कल ही से वक्फे से पूरा दिन ही बारिश होती रही। ऑल्दो मुझे लगता है जब इस तरह से बारिश हो तो मसाइल भी हो जाते हैं। एक तो हमारे यहाँ इशू ये है, लाइट ही चली जाती है और मुसलसल ट्रिपिंग के वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा मसला ये। और दूसरा, रोड पे आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। सो मौसम खुशगवार को तो ज़रूर इंजॉय कीजिए। कुछ लोगों का वीकेंड आज ही से स्टार्ट हो जाना है, कुछ स्टूडेंट्स के पेपर हो रहे हैं, बच्चों के ख़ास तौर पर कुछ स्कूल्स में पेपर हो रहे हैं, तो जी जिनके पेपर हो रहे हैं जी उनको गुड लक। और रोड पे जो लोग ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़, क्योंकि मैं अभी आ रही थी तो मैं बड़ा ये एक्सपीरियंस करती रास्ते में आई, जहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, हल्की सी भी आप ब्रेक लगाए तो एकदम से झटका लगता है। सो बहुत मोहतात ड्राइविंग कीजिए। तो डिस्टेंस जो है वो ज़रूर रखें, स्पीड जो है वो अपनी लिमिट कंट्रोल रखें, क्योंकि इस तरह के मौसम में हादसात का खदशा होता है। अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी, राव दिलशाद हुसैन साहब, इरफान मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे लगता है हमें स्पेशली अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। माह मुबारक की आमद है और मौसम इतना खुशगवार हो गया। राव साहब एग्जैक्टली, चूँकि स्प्रिंग सीज़न का आगाज़ तो आपको पता है हो चुका हुआ है, और उसके बाद ये जो फरवरी होता है ये वैसे थंडरस्टॉर्म का महीना होता है। एकदम से बारिश, अभी थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे तो मौसम करवट लेगा, और आज भी प्रेडिक्शन बाय द वे यही है ऑब्वियसली ये इस फरवरी में। तो पहले तो बहुत ज़्यादा ये होता था, अब कम है निस्बतन, अगर हम आप कंपैरिजन करते हैं पिछले 5-6 सालों के, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का जो एक चैलेंज है उसने बुरी तरह से मुतासिर किया है हर चीज़ को। लेकिन बहरहाल ठंडी हवाओं, खुशगवार हवाओं का जो झोंका है वो अभी, मौसम चूँकि तब्दील भी हो रहा है तो एक अच्छा एहसास है, बेहतरीन है खुशगवार मौसम। ऑब्वियसली उसके असरात भी फिर खुशगवार ही होते हैं। और तो आप तो आज वैसे भी खुशगवार लग रहे हैं। फान साहब ने आते ही अंदर आपकी तारीफें करना शुरू कर दी। मैं हैरान हो गई थी वाकई। तो इनकी ज़रा नवाजी है, अदरवाइज तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी मेहरबानी है, मोहब्बत करते हैं, वैसे हमेशा साजिश ही करते हैं। कोई ना कोई आपको ऑडियो सुनवा देंगे, अभी देखिएगा, आप देखेंगे। तो इरफान साहब मौसम के हवाले से, मौसम मैं तो समझता हूँ कि जो फील आ रही थी कि शायद गर्मी आ गई, और ये फील मेरे ख्याल में काफ़ी थी भी। हाँ। क्योंकि दिन के वक्त आपको गाड़ी के अंदर एसी के बगैर आपको वहाँ पे ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब जो है वो आप देखें कि आज का मौसम और आइंदा चंद रोज जो है, इसकी वजह से आपको फील आएगी कि वाकई को मौसम के अंदर कुछ सर्दी की शिद्दत जो है वो मौजूद है। और उसकी वजह से जो लोग बीमार हो रहे थे, जो खुश्क सर्दी की वजह से और मौसम चेंज की वजह से बीमार हो रहे थे, मैं समझता हूँ कि इस बारिश की वजह से जहाँ पे बीमारियाँ ख़त्म होंगी वहाँ पे हमें खुदा का इस पे जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि हमारी फसलों के लिए। आप रमज़ान से भी रिलेट कर रही हैं, आप काश्तकारों से भी इसको रिलेट करके देखें। ये काश्तकारों के लिए ये बारिश जो है इस वक्त सोने का काम कर रही है कि फसलों के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास अप्रैल का महीना जो होता है वो गंदम की कटाई का महीना होता है। अप्रैल मिड जो है इसमें कटाइयाँ शुरू कर दी जाती हैं, और अब जो है फसल तकरीबन पकने के लिए तैयार है। और अगर इस टाइम पे इसको पानी ना मिलता तो पानी ना मिलने की वजह से फसल जो थी वो कमज़ोर लागर होनी थी। लेकिन अब बारिश हो गई है और इसमें गंदम का दाना जो है उसके बारे में बताया जाता है कि वो दाना जो है वो कदरे मोटा होगा, अच्छी फसल होगी, अच्छा बीज जो है वो आएगा, अच्छी गंदम जो है मार्केट में आएगी। तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो खुश्क साली का एक दौर चल रहा था, कितने अरसे से लाहौर के अंदर बारिश नहीं हुई थी, दिसंबर में लास्ट बारिश थी, उसके बाद पूरा जो है वो आपका जो पंजाब, अगर बात की जाए तो पंजाब में बारिश नहीं हुई। किन्नू का कितना ज़बरदस्त मौसम था। किन्नू इस वक्त आपके पास जो मीठा नहीं आया उसकी एक बड़ी वजह बारिश का ना होना था कि सरगोदा और इसकी पूरी बेल्ट के अंदर बारिश नहीं हुई, उसकी वजह से किन्नू मीठा नहीं हुआ। फसलों के ऊपर, फलों के ऊपर इसके बहुत जो है वो मनफी असरात पड़ रहे थे बारिश ना होने से। लेकिन अब बारिश होने के बाद ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुश्क साली का जो समा था, ये मामला जो है ख़त्म होंगे। और उसके साथ साथ आपको ये भी नवीद सुना है कि ये जो स्पेल है इसके साथ आपके पास बर्फ़बारी का सीज़न भी शामिल हो रहा है। आप देखें कि अभी तक गिलगित में बर्फ़बारी नहीं हुई, लेकिन मरी में भी गुज़िश्ता रात रिपोर्ट हुई। तो इसमें अब ये बर्फ़बारी भी होगी
तो जो वो कह रहे थे कि सर्दी बिल्कुल खत्म हो गई, सर्दी बिल्कुल खत्म होगी, ऑनेस्टली मैं तो 1-2 दिन में प्लान करी थी कि मैं सर्दियों वाले कपड़े रख दूं रमजान से पहले पहले ये काम भी। अभी कुछ दिन हाँ, मैं वेट कीजिएगा, अभी कुछ जाऊं। दिन वेट जाती कीजिएगा। सर्दी बड़ी खौफनाक है। और ये ज्यादा इफेक्ट भी करती है, तो इसी वजह से राव साहब ने आज पैंट कोट पहना, तो मैंने इसीलिए कहा कि आपने अच्छा किया और अच्छे लग रहे हैं। बताएं। अच्छा जी, एक और बहुत अहम पहलू जिसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि मैं रोड पे ये चीज एक्सपीरियंस करके आई हूँ, रोड बहुत स्लिपरी हुए हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी है और हम अपने बचपन में तो सुनते थे कि जुमेरात की जो बारिश है ये हफ्ता भर रहती है। कल मैंने भी सुना और ये इसको पंजाबी में झड़ी से बचपन में सुना था, आपने अब सुना? नहीं, मैंने कल लम्मा जिक्र उनका भी बचपन ही है, उनका भी बचपन ही है। तो अब यानी कि ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत पुरानी कहावत है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ जी, 500-600 साल पुरानी। आपको अब पता चली है। गुजारिश ये है कि पिछले 5-6 सालों से अगर हम एक दिहाई को इसमें शामिल कर लें तो बिल्कुल बेजा ना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से सर्दियों की बारिश टाइमली नहीं हो रही। जो नवंबर में बारिश होती थी और उसके बाद सर्दी का आगाज होता था और फिर वो भीगा सा दिसंबर, इस मरतबा आप देख लें किस तरह का भीगा ही नहीं, दिसंबर किस तरह का गुजरा है। आपको पता है, शायद जाके मिड दिसंबर में शायद आपको सिर्फ 2 बार दिसंबर पूरा, और वो भी ना होने के बराबर, वो भी ना होने के बराबर, क्योंकि स्मोक ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है हमारे क्लाइमेट चेंज को। और इसका बराह रास्त, चूँकि ऑलरेडी जो रिपोर्ट है वो हौसला अफजा नहीं है आपकी जो क्लाइमेट के हवाले से, ख़ास तौर पर लाहौर की, चूँकि लाहौर जो है वो एक हीट आइलैंड से उसको तशबीह दी जा रही है कि हर साल 2% इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये सारी जो चेंजेस हैं, इससे नबर्द आज़मा कैसे होना है, इसके लिए हुकूमतों को इंडिविजुअली भी सबको कमर कसने की ज़रूरत है। जो कोई अपने हिस्से का काम कर सकता है ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिए, तो फिर मुमकिन है कि 10 साल पहले वाला जो एक वेदर था वो वापस आए। अल्लाह करे जी ऐसा हो। फिलहाल इस मौसम को एंजॉय कर लें, क्योंकि आगे गर्मी शदीद होने वाली है। इरफान साहब, मुझे आप ट्रैफिक पे और रोड इस टाइम जो सूरत हाल होती है उस पर कमेंट कर दे, फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक की इस वक्त जब बारिश होती है तो उसकी वजह से ना आप देखें कि जो राइट एक्सट्रीम या राइट जो है वो लेफ्ट जो है, इसके ऊपर जो है वो बारिश का पानी खड़ा होता है। जब भी किसी जगह के ऊपर पानी खड़ा होगा तो गाड़ियों वाले या मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो उससे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हर जगह के ऊपर बॉटलनेक बन जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। ट्रैफिक हर्डल्स आती हैं बारिश की वजह से, लेकिन उसके साथ साथ शहरियों को खुद भी इसके ऊपर जो है वो ये करना चाहिए कि आप अपनी स्पीड लिमिट जो है इसको कंट्रोल रखें। दूसरी गाड़ी के साथ जो डिस्टेंस है इसको यकीनी बनाएं कि आपके पास इतना डिस्टेंस हो कि इमरजेंसी आपको ब्रेक लगानी पड़े तो आप उसके साथ हिट ना कर सके। क्योंकि जैसे आपने बात की कि स्लिपरी है, स्लिपरी की बड़ी वजह यही है, बारिश हो रही है, यही वजह। उस बारिश के साथ साथ आप देखिए कि आपके पास पंजाब में बारिशें कम हुई, बारिशें कम होने की वजह से सड़कों के ऊपर जो मट्टी जो है वो भी आ जाती है। जब बारिश आएगी तो वो डेफिनेटली मट्टी उसी तरह ड्रेन नहीं होगी, तो वो चीजें जो हैं वो आपकी स्लिपरी बनाएगी। तो इसमें बचने के लिए आप एक तो अपनी स्पीड लिमिट जो है वो कम रखें, और लाइन लेन का ख्याल जब तक नहीं रखेंगे तब तक हादसात के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। लेन से याद आया, आप ये कह लें का कलर एक दफा फिर से हो गया। आप ये कह लें कि आप ये 2-3 दिन जो है वो बैरून मुल्क किसी में गाड़ी चला रहे हो तो लाइन और लेन का नहीं, तो वो बाइकर लेन का कलर तो एक दफा फिर से उतर गया जो दोबारा किया था। वो ऐसे ही रहेगा अनफॉर्चुनेटली। लेकिन उस दिन अच्छा हमने जो मिनिस्टर थी उनकी, जो वजीर थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा ये तो हमने उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो अगर उड़ गया है रंग तो दोबारा करेंगे वो उसका बिल। और ये बात ठीक है उसकी कि अगर वो खराब हो गया तो दोबारा होगा, चले हो रहा है, होते हुए भी हमने देखा फिर हो रहा है कलर, और फिर हो रहा है बारिश के बाद ये होता रहेगा। चले आपको बार बार सड़क के ऊपर पेंट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके साथ एक ये जो है हमारी रिक्वेस्ट भी है जो लोग पेंट कर रहे हैं कि खुदारा रात के वक्त कर लें। दिन के वक्त जब करते हैं तो एक तो बाइकर लेन आप बंद कर लेते हैं, दूसरी आप अपनी जो पेंट वाली गाड़ी है वो आप सड़क के बीच में खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक का बेड़ा गर्क हो जाता है। और ऑलरेडी ट्रैफिक, शायद वो समझते हैं कि ये 8 लेन और 6 लेन सड़कें हैं, ये वही 3 लेन और 2 लेन बहुत ज्यादा रोड जो है वो तंग हो चुकी है इसकी वजह से। खैर अभी हम बात करेंगे, ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो जाती है। और कल जो मुसलसल बारिश रही, फीडर स्ट्रिपिंग का वाकयात बहुत ज्यादा हुए, तो इस पर बात करते हैं। घंटों बिजली गायब हो जाती है। अभी तो मानसून की बारिश होनी है, प्री मानसून होने, फिर क्या होगा? ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस।
खुशामदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। किस किस इलाके में कल बिजली गायब थी? मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज्यादा का फीडर ट्रिप किए और घंटों बिजली गायब रही। मुसलसल बारिश होती है और ऐसे में फिर एक्सक्यूज ये होता है कि जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक आकर जो है वो लाइट को ठीक नहीं किया जा सकता। ऑब्वियसली हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे, बट कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए। इरफान साहब, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम होने की ज़रूरत है और मेरा नहीं ख्याल कि अब तक काम एक ही हो सकता है, आपको अंडरग्राउंड ये सिस्टम करना होगा। अंडरग्राउंड के अलावा भी और भी, अब देखिए अंडरग्राउंड नो डाउट कि एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट है कि पूरे लाहौर को आप अंडरग्राउंड करें, और इसके लिए मेरे नहीं ख्याल कि हुकूमत अगर चाहे तो ये रोड को करना था अंडरग्राउंड। मैं वही कह रहा हूँ 10 सालों कि अगर गवर्नमेंट करना चाहे तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, कर भी सकती है। लेकिन अगर आप ये बात मान लें कि हम गरीब मुल्क हैं और हम ये अफोर्ड नहीं करते कि ये चीजें करें, सीरियसली मैं ये मानने को तैयार नहीं। आप आप रोड पे निकले, आप गाड़ियां देख के, गरीब मुल्क के हालात ये होते हैं। मैं तो कल ट्रैफिक में स्टक हुई और मैं परेशान थी, सब गाड़ियां बड़ी, और मैं कह रही थी गरीब मुल्क के हालात है। ये बात 8-8 करोड़ की बात आपकी, और वो गिने अगर आप तो आपको अंदाजा नहीं, गरीब मुल्क के हालात। हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, हम हुकूमत की बात कर रहे हैं। हुकूमत अगर गरीब है तो वो नहीं कर सकती, तो इसके लिए और भी काम किए जा सकते हैं। जैसे देखें ये फीडर ट्रिप होना ये रूटीन बन गया है। क्या हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे पास इनकी टेक्निकल टीम नहीं है जो इन चीज़ों का सोल्यूशन कर सके। पूरी दुनिया के अंदर बारिश होती है, ये नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में कोई अलग से बारिश है जहाँ पे जब भी बारिश होगी ये हमारी रूटीन है कि वो बिजली गई, और बिजली वो कोई 1-8 घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट या 2 घंटे नहीं है। वो जब बारिश हो गई, वो चाहे बारिश 2 मिनट के लिए हो, 3 मिनट के लिए हो, या वो 1 घंटे के लिए या सारा दिन हो, उसमें लाइट जाने का तवातर जो है वो माशाल्लाह से स्टेबल है। और वो बारिश के बाद मुस्तकिल मिजाजी ऐसी है कि घंटों बिजली चली जाती है। अब ये इस खबर के मुताबिक 100 फीडर ट्रिप, जिसमें इलाके अगर काउंट करना शुरू करें तो कोट लखपत, टाउनशिप, कॉलेज रोड, गुलशन रावी, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, समनाबाद, अंदरून शहर, मतलब कि कोई इलाका रह नहीं गया जिसमें बारिश नहीं के बाद ट्रिपिंग नहीं हुई और नहीं कटे। तो असल मसला ये है कि हमारा या तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खत्म कर दें या टेक्निकल डिपार्टमेंट खत्म कर दें। ये काम तो हुकूमत कर सकती है। ये जो बेहंगम सी तारें हैं कहीं से गिर रही हैं, ये वो सीधा निजाम भी कभी ठीक हो पाएगा कि नहीं, मुझे ये बिल्कुल ये हर साल इसके ऊपर काम होता है। ये मजे की बात, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इसके ऊपर लगता है। अगर आप अपने टीवी की स्क्रीन देखें तो आपको हर दूसरे दिन कोई किसी ना किसी एरिया पे कोई न्यूज़ पैकेज की सूरत में आपको खबर नजर आ रही होगी कि फलां मोहल्ले में, फलां गली में, फलां बाजार में लटकती तारें जो हैं वो बाले जान बन चुकी हैं। और सबसे बड़ा शॉर्ट सर्किटिंग का, अगर गर्मियां आनी है और आप देखिएगा कि वो वैसे भी अप्रैल, मई और जून में जिस तरह से आतिशदगी के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, एक तो उसमें इंश्योरेंस का एलिमेंट होता है और एक ये एलिमेंट भी होता है, बारिश में हादसा, ये भी सारे करंट लगने के वाक़यात। तो फीडर्स का ट्रिप करना ये आज की बात नहीं है, ये दिहाइयों से इसी तरह मामूल है। वाकई हम अपने बचपन से देखते हैं बारिश होती है तो लाइट नहीं देर चली। आपने, मेरा ख्याल है ये 100 की जो फिगर है, ये 100 की फिगर वो होगी जो खबर फाइल करते वक्त शायद सिपरा साहब को इसकी, या जो हमारे रिपोर्टर हैं उनको उस वक्त तक की जो इन्फॉर्मेशन होगी उसके मुताबिक होगा। ये तमाम एरियाज़ में बिजली की बंदिश का सिलसिला पूरे शहर भर से, क्योंकि पूरे शहर में बारिश हुई है। अच्छा, हमें किस तरह से अंदाजा होता है कि फार्मूला इसका, हमें किस तरह अंदाजा होता है कि बिजली फलां एरिया में नहीं आती, कि लोग हमें मैसेजेस भी करते हैं कि यार ये टिकल्स चलवा दें, हमारी 4 घंटों से लाइट नहीं आ रही, 6 घंटों से लाइट नहीं आ रही, अब पानी भी नहीं आ रहा, क्योंकि बिजली होएगी तो ट्यूबवेल्स जो हैं वो ऑपरेशनल होंगे। तो ये मसला है, इसका सद्देबाब करने के लिए अगर, तो आप जो बात अभी कर रहे थे कि अंडरग्राउंड की जा सकती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर नई बनने वाली जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें अंडरग्राउंड हो सकती है तो फिर इधर क्यों नहीं हो सकती? बात ही खत्म कर देते हैं। और गरीब है, हुकूमत गरीब है, इसके लिए आपको किसी एक सब डिवीजन को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेना है और उसके एरिया वाइज आप करते चले जाएं। तो मुझे लगता है कि साहब की सजेशन है, किसी हद तक मदावा जरूर होगा। फीडर्स की ट्रिपिंग पे कम से कम जितना एरिया 4-5 सालों में कवर अप हो जाएगा, एटलीस्ट चलें ना करें,
गुंजान आबादियां चले मुश्किल है। सब डिवीजन पे काम कर लें, वहां पे करके देख लेते हैं कैसा रहता है ये किसी ऐसी सब डिवीजन में कर लें जो पोश एरियाज पर मुश्तमिल है, कम से कम पोश एरियाज वालों को तो चले उनका भला हो जाए। मायदा काफी देर से हमारा इंतजार करेंगे, बाहर मौजूद है जी। आज के मौसम की सूरत हाल उनसे पूछ लेते हैं। जी मायदा, मौसम कैसा है और क्या इम्कानात हैं बारिश के हवाले से? क्या आज भी वक्फे वक्फे से बारिश होगी? ना मौसम के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो यकीन करें कि आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं ऑफिस आऊं, बल्कि मेरा दिल था कि मैं घर पे बैठ के इस मौसम को एंजॉय करूं, क्योंकि जब हम ड्यूटी टाइमिंग में होते हैं तो हम मौसम को कुछ और तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं, साथ साथ हमने अपना काम भी करना होता है और साथ साथ आपको मौसम का अहवाल भी बताना होता है। लेकिन जो आज का स्पेशली मौसम है, रिमझिम है, कहीं पर हल्की कहीं पर तेज़ बारिश वक्फे वक्फे से देखने में नज़र आ रही है। तो ये मौसम बिल्कुल घर में बैठ के गर्मा गर्म पकोड़े, चाय और दीगर जो है वो खानों के साथ एंजॉय करने वाला है। और मैं बड़ा मिस कर रही हूँ अपने घर को कि काश मैं घर में होती और इस मौसम को एंजॉय कर रही होती। लेकिन अभी यहाँ पर भी हम इस मौसम को खूब एंजॉय कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की किनमिन वैसे ये वाला एनवायरनमेंट जो हम आपके इर्द गिर्द देख रहे हैं ज्यादा एंजॉय करने वाला है। तस्वीरें बनाएं, इतनी अच्छी तस्वीरें आएंगी, आप क्यों घर के एनवायरनमेंट को मिस कर रही हैं? चाय यहाँ पीने का जो मजा है वो घर में थोड़ी आएगा। बट मुझे ये बता दें, आज क्या बारिश के हवाले से प्रेडिक्शन है? बारिश होगी आज सारा दिन? बिल्कुल ना, बारिश के हवाले से तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज 60 से 80% अमकान के साथ और कल भी जो है इसी तरह से बारिश के अमकान जो है वो जाहिर किए गए हैं। आज भी हमारे शहर में वक्फे वक्फे से इसी तरह से जो बारिश है वो शहर में देखने में नज़र आएगी और शहरी इसको इंजॉय करेंगे। उम्मीद है आप भी इस मौसम को खूब इंजॉय करेंगे क्योंकि सारा दिन बारिश के अमकान है। वक्फे वक्फे से हम देख रहे हैं कि सुबह से बारिश जो है वो देखने में नज़र आ रही है, तो हमारे शहरी इस मौसम को खूब एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ना सिर्फ आज चलें जी मायदा, थैंक यू सो मच जी। आप भी बारिश को एंजॉय करें जी। मौसम बहुत इस टाइम खूबसूरत है और जबरदस्त मौसम है जी। वक्फे वक्फे से बारिश, वो राव साहब वाली बात सही है जी। जुमेरात की झड़ी जो है वो अब 3 दिन मुसलसल बारिश होगी वक्फे वक्फे से, तो बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से आज भी जारी रहने। मोहतात ड्राइविंग कीजिए और फीडर ट्रिप वाले मसले पर सब्र कीजिए। ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सरकारी अस्पताल से खबर है जी, लिफ्ट्स खराब और आपको बताया था जी ऑर्थो डिपार्टमेंट जो था वहाँ पे जो लिफ्ट लगी थी वहाँ पर वो गिर गई और उसके बाद नाखुशगवार वाकयात भी हुए। बट इसके बावजूद आज पूरा 1 हफ्ता हो गया मियां अस्पताल में लिफ्ट गिरने के वाक़े के बावजूद यहाँ पे फंड नहीं जारी हो सके। अच्छा जी, प्रायोरिटीज सेट की जाती हैं कि ये काम पहले होना चाहिए, ये काम बाद में होना चाहिए, तो शायद ये गैर ज़रूरी है। राव साहब, ये बदकिस्मती है, गैर ज़रूरी। पता नहीं क्या इसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम तो बार बार इनको जगाते भी रहते हैं, भाई ये काम जरूरी है, हम कर क्या सकते हैं इसके अलावा? हम जाके वहां पे लिफ्ट खुद से फिट नहीं कर सकते या उसके लिए दरकार जो फंड्स है वो तो नहीं अवेलेबल? हम कहां से भाई दे सकते? हम तो इनको ये बता सकते हैं कि आप एक ऐसे शो के लिए अगर अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। मैं हाल ही में होने वाले हॉर्स एंड कैटल शो की बात कर रहा हूं। अगर उसके लिए आपके पास 12 करोड़ खर्च करने के बजाय अगर आप 150 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं तो ये तो चंद लाखों की शायद बात है। चंद 10, 15, 20 लाख रुपए से लिफ्ट ने ठीक होना है। तो आई डोंट नो कि प्रायोरिटी क्यों नहीं है इसको। और कभी जब भी आप जाएं मियां अस्पताल में, बरसगीर पाको हिंद की सबसे बड़ी वो इलाजगाह है और वहाँ पर अगर आप देख लें तो मरीज़ों का रश अगर आप देखें, ख्वाह वो इमरजेंसी हो या किसी भी वार्ड में हो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पंजाब भर से पेशेंट्स, आपको सिर्फ लाहौर के नहीं, उस अस्पताल की वैसे जो हालत है वो सिर्फ लाहौर के पेशेंट्स को कैटर कर ले तो बड़ी बात है, लेकिन वहाँ पर पूरे पंजाब का लोड भी है। उसको मैनेज करने के लिए जाहिर है आपको एक्स्ट्रा वसाइल चाहिए, आपको जो दरकार फंड्स हैं वो आपको जारी करने चाहिए और फिर जिस जगह पर ज़्यादा ट्रैफिकिंग होगी वहाँ पर डेवलपमेंट के हवाले से भी आपको इकदाम साथ साथ करना होते हैं। उसके लिए खतीर रकम खर्च करना पड़ती है। आपके इल्म में भी है। बदकिस्मती ये है कि हमारे पास हर उस चीज़ के लिए फंड्स हैं जिसको कि हम शोकेस करना चाहते हैं, लेकिन जिस चीज़ ने शायद शोकेस नहीं होना उसके लिए हमारे पास ना प्रायोरिटी है ना हमारे पास उसके लिए फंड्स हैं। अब ये
इसको होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन ये लिफ्ट गिरी उससे अगले दिन इसको मरम्मत कर लेना चाहिए था, क्योंकि जिना अस्पताल अच्छा, मुझे समझ ये आती है कि ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने ये जानने की कोशिश नहीं की अस्पताल में कि जिम्मेदार कौन है, किसी से पूछा जाए। जिस बेचारे की लिफ्ट से गिर के हड्डियां टूटी उस बेचारे हड्डियां जुड़वाने जाते मेरे ख्याल में वहां ना से लोग हड्डियां मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो सोचता हूँ कि शायद इसकी वजह यही है कि आपने ये जानने की कोशिश की जिम्मेदार कौन है, उनके ऊपर हम मलबा डालें, फिर जाके इसके ऊपर काम करें। अब देखें कि आपको याद होगा जिस दिन ये लिफ्ट गिरी उसी रोज जो है वो वजीर सेहत की जानिब से इसके ऊपर नोटिस लिया गया था और एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी कि वो देखे कि इसमें किस किस की गफलत है। उसके बाद जो शायद मेरे ख्याल में वो अभी तक बंदा ढूंढ रहे हैं और इसी वजह से वो उसके ऊपर काम नहीं हो, क्योंकि बंदा ढूंढेंगे उसके ऊपर सारा मलबा उतारा जाएगा, फिर जाके है वो मलबा भी क्या उतरेगा, उसको एक शोकाज ही होगा अगर जिसने भी इसकी होगा। लेकिन उसके साथ साथ मजे की चीज ये है कि आज ये अखबार में जहाँ पे ये खबर लगी है उसके साथ एक तस्वीर लगी है वजीर खजाना पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के 126वें सालाना तकरीब में जो है वो तलबा के साथ रस्साकशी कर रहे हैं। अब ये रस्साकशी मुझे लग रहा है सबसे आगे वो हैं, ये रस्साकशी इनको ये रस्से के साथ लिफ्ट बांध दें और ये वजीर साहब जब तक इसके ऊपर फंड नहीं देते, ये फंड इसके ऊपर नहीं लगते, तब तक उनको कहें कि यार अब खजाने पे तो जो बैठे हैं तो ये खजाने के साथ साथ ये लिफ्ट भी चला लें, शायद इसका कोई काम कर जाए। आप देखें इरफान भाई एक और बात भी है, सॉरी आपको इंटरप्ट करो, एक और बात है कि चूंकि इनको शायद पता है कि यहाँ पर ना तो किसी अमीर आदमी का इलाज होना है, ना ही यहाँ पर किसी ब्यूरोक्रेट का इलाज होना है, ना ही किसी अशराफिया ने यहाँ पे आना है, ना ही किसी सियासतदान का यहाँ से इलाज होना है, इसलिए दफा करो इन्हों कोई डिप्टी है कोई बात नहीं, वो तो उन लोगों के मुझे लगता है कि यही है वहाँ पे आम आदमी वो आम आदमी तो उनके मिसाइल में है ही नहीं ना, ब्लैंकेट आम आदमी मिसाइल में हो तो और ये है शायद यही एक वजह हो सकती है। आम आदमी तो इनकी वो है ही नहीं लिस्ट में, फिक्रिया है कि एक हफ्ता गुजर गया, एक हफ्ता गुजर गया। आप देखें कि लिफ्ट भी बंद होगी, कोई इसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहा होगा। अच्छा, मैं तो यहाँ लोगों को कहती हूँ कि जिसका किसी भी सरकारी अस्पताल में जाना प्लीज लिफ्ट ना इस्तेमाल करें। अस्पताल में तो किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर कि उसके ये हालात है कि वहाँ पे आप अपना पेशेंट लेके जाएं तो आप ये दुआ करें कि ये यहाँ से जिंदा सलामत वापस आ जाए। लोग जो भी कोई लोग अफोर्ड करते हैं, ये आपके प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, ये आपके प्राइवेट तालीमी इदारे क्यों दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, उसकी बेसिक वजह यही है कि जानबूझकर इस सिस्टम में इस दो सेक्टर जो हैं तालीम और सेहत, ये कॉम्प्रोमाइज, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं, इसको जानकर इसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है ताकि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल, आप देखिए कभी आपने सुना कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो उसके इश्यूज पैदा हुए, वहां पे लिफ्ट गिर गई, वहां पे डॉक्टर नहीं है, वहां पे स्टाफ नहीं है, वो कभी आप नहीं सुनेंगे क्योंकि उनके पास पैसा इतना है। वहां पे जो भी आ रहा है वो आपको पैसे वो बोरियों में लेके आ रहा है, वो चाहे तालीमी इदारा हो, वो चाहे आपके, वहां पे हर चीज जो है वो पूरी होगी। यहाँ पे सरकार क्यों नहीं पूरी कर सकती? एक छोटा सा अगर सेक्टर जो है, कोई अगर एक स्कूल चला रहा है, वो 2 कनाल के घर में उसने अगर एक स्कूल बनाया या कनाल के घर में या 5 मरले के घर में या 10 मरले, वहां पे वो सारी चीजें पूरी कर सकता है। तो हुकूमत जिसको कहा जाता है वो क्या ये हॉस्पिटल जो है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि प्लीज इस मामले पर नजरसानी करें। बहुत अहम मामला है, अस्पताल में मरीजों का आना जाना रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं। मेयो सर्विसेज, जना जनरल अस्पताल, यहाँ के मसाइल जो है प्रायोरिटी पे हल करें। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ आ रहे हैं। रमजान में पानी 4 औकात में मिलेगा, शेड्यूल आ गया है। सार्फिन को सुबह 3 से 5:15 बजे, 8 से 10 बजे, दोपहर 12 से 2 बजे तक, शाम 5 से रात 8:45 बजे तक पानी फराहम किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, बादशाह ने ये शेड्यूल दे दिया। दुर्रे नायाब की खबर है। मेरे ख्याल से अगर कुछ सुई नॉर्दर्न जानिब से भी कोई गैस का शेड्यूल आ जाता, पिछले रमजान बड़ा इशू रहा था। खैर, पहले पानी वाले मसले में बात कर लेते हैं। जी देखिए, बड़ा ज़रूरी है रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर नमाज के औकात और फिर उसके मुताबिक इसको किया गया है। और आपको याद होगा कुछ 10-15 साल पहले शायद इस तरह का कभी शेड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो चाहे बिजली गैस के वाले से, क्योंकि आपके जो वाटर टेबल था वो इस हद तक नहीं नीचे गया था कि आपको इसकी ख्याल भी आता।
अब चूंकि वाटर टेबल भी नीचे गया है, वैसे तो ये 2 से 3 मरतबा मैक्सिमम दिन में होता है जो ट्यूबवेल्स को ऑपरेट करते हैं, अदरवाइज तो ट्यूबवेल राउंड द क्लॉक भी चलते हैं, हमने देखे हैं। बस रात को कहीं 11-12 बजे बंद होते थे, उसके बाद फिर वो सारा दिन ऑपरेशनल ही रहते थे। तो ये नौबत इसीलिए आई है कि कम से कम जो वाटर टेबल है मैं इसके हक में हूँ, लोग पानी का बहुत बेदरीग इस्तेमाल करते हैं और उसी चीज की वजह से ही ये पानी का टेबल जो है वो नीचे गया। और जो आप कह रहे हैं कि 24 घंटे चलते रहते थे, रात को कहीं किसी वक्त जो है कि बंद होते थे, पानी का ज़िया होता था। फिर आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून के दौर के अंदर ही जो जब बिजली की शॉर्टेज होती थी तो जनरेटर्स के ऊपर ये चलाने शुरू कर दिए गए कि तमाम ट्यूबवेल चलाए जाएंगे, लोगों को पानी मिलता रहे। लेकिन उसके साथ आपने क्या किया, आपने जुल्म ये किया कि आपका ग्राउंड के ऊपर पानी जो है वो लेवल उसका कम हुआ। आपने जो पानी को स्टोर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए, आपने उसके साथ प्लांटेशन नहीं की, जिसकी वजह से ये वाटर टेबल आइंदा कई सालों से ये मुसलसल नीचे जा रहा है। और इसको अभी तक हमने प्रिजर्व करने के लिए कोई खातर खा इकदाम नहीं किए। बातों में हमने बहुत कुछ कर लिया, बातों में हमने ट्यूबवेल के टाइमिंग भी कर लिए, हमने पानी को स्टोर करने के लिए जो बंकर्स भी बना लिए, लेकिन हमने अभी तक जो लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। और जैसे आपने स्टार्टिंग में बात की गैस की, मैं इस पे बात करना चाहूँगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अब आजकल के दिनों में ही 9 बजे के बाद आपको गैस नहीं मिल रही। जिन लोगों ने दफातर में जाना होता है, जिसमें हम भी शामिल हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, उसमें आपको 9 बजे के बाद नाश्ता नहीं मिलता। तो ये इश्यूज जो हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। इसके लिए मुझे ना लास्ट रमजान का अपना एक्सपीरियंस याद है, क्योंकि वो होता ही है ना कि आपको कुछ चीजें फ्राई करनी हो तो वो बहुत मीडियम फ्लेम पे नहीं होती, तो हम सिलेंडर पे, क्योंकि गैस बिल्कुल ही कम हो रही है, हर घर में यही इशू है। रखना पड़ रहा है। लेकिन ये देखें हमारे साथ मुल्क के अंदर क्या चीजें जो हुई हैं, गैस ना आया, पानी ना आया, मतलब बिजली ना आया। जो 20, 40, 50 साल पहले जो लोगों के मामला थे उसकी तरफ वापस लेके जाया जा रहा है कि 40-50 साल पहले आप कुएं से पानी भर के लोग लेके आते थे, वाले टाइम में ना चले कोई ना लोग पानी भर के लाते थे ट्यूबवेल से। अब भी पानी जो है वो वाटर लेवल को इंप्रूव किस तरह से करना है, इसकी तरफ मेरा ख्याल है वाटर टेबल को किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो आजकल हम बड़ा सुन रहे हैं कि जो वुजू का पानी है उसको रिसाइकिल करने के लिए किया जा रहा है और उसको शजरकारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, बजाय इसके कि नीचे से फ्रेश पानी निकाल कर इसको मीठे पानी से जो शराब है वो किया जाए। के लिए तो आपको नहर का पानी इस्तेमाल करने का भी कहा गया। उसके ऊपर कितना उसके अलावा जब तक आप लाहौर के नजदीक एक वाटर रिजर्वॉयर नहीं बनाते जो कि रूडा के उसमें प्लान में शामिल है, जब तक वो नहीं बनेगा, वो झील नहीं बनती, तब तक आपके जो वाटर टेबल है ये कंटिन्यूसली ये गिरावट की तरफ जा रहा है। और इसकी जो गिरावट है बताया ही जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि अगले जो 15 से 25 साल होंगे आपका जो शहर है वो पानी के शदीद तरीन बहरान का शिकार होगा। और दुनिया में जो शहर हैं वो उसकी तरफ बढ़ चुके हुए हैं। कहत ज़दा जिनको जुनूबी अफ्रीका वहाँ पे कहने को तो सोने के ज़खायर हैं, लेकिन उनका जो केप टाउन शहर है वहाँ पर अंडरग्राउंड जो वाटर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और वो आ गए हैं दूसरी। तो इस सूरत हाल से बचने के लिए नहीं जी, अल्टरनेट पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मुल्क के हालात आने वाले जो है वो बहुत खराब होने वाले। अच्छा जी, बड़ी अच्छी खबर है, मैं इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ, वक्त कम है। खवातीन को घर बैठे मुफ्त ऑनलाइन फूड सेफ्टी ट्रेनिंग मिलेगी, बड़ा अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट, डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में जो है वो गुफ्तगू भी की है और इसका खुसूसी इफ्तिताह भी किया है। राव साहब देखिए, अभी खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर करने के हवाले से गवर्नमेंट अपने तौर पर कोशिश तो कर रही है। अभी डे बिफोर यस्टरडे स्टोरी आई कि वाइल्ड लाइफ फोर्स बनाई है जिसमें 50% खवातीन को शामिल किया गया है। खवातीन ने अगर 1000 बाइक्स देनी थी, 8000 खवातीन ने अप्लाई किया तो 8000 की अप्रूवल दे दी गई। फिर उसके अलावा तालिबात के हवाले से जो स्कॉलरशिप है पंजाब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में वो शामिल। तो इसी तरह से फूड सेफ्टी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वो इशू है जो कि स्किल्ड करता है, जो कि ये बच्चियां घर में बैठ के भी ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगी, छोटे छोटे, आपको बड़ी बहुत ज़्यादा स्कोप है और आपके मुल्क में ही इसमें बहुत ज़्यादा चल भी रहे हैं ऑलरेडी। अब ये मुख्तलिफ ब्रांड्स की अगर बात करें तो हमने देखा है कि
खवातीन बच्चियां पढ़ के आई हैं अमेरिका से और यहाँ पर आके उन्होंने अपना एग्जीक्यूट किया, उसके बाद वो सक्सेसफुल बिजनेस की तरफ बढ़ रही है। जबरदस्त है, बहुत अच्छी चीज है, आपको इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये अच्छा है। अना मेरे ख्याल में ये चीजें ये करने के लिए आपको साथ साथ खवातीन को एम्पावर करने की जरूरत है। खवातीन को एम्पावर करने के लिए किए जाते हैं, वो करने के लिए आपको मजीद इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये इस तरह नहीं होगा। आप देखें कि हमारे जो अगर हम प्रैक्टिस देखें, हम प्रैक्टिस अगर देखें तो बच्चियां जो डॉक्टर बनती हैं, बच्चियां जो इंजीनियर बनती हैं, उसके बाद उनका फ्यूचर क्या वो उस फील्ड को ज्वाइन करती हैं? नहीं करती। तो इस चीज को जब तक पेरेंट्स नहीं करेंगे, देखें ये चीजें गवर्नमेंट ने तो करनी, गवर्नमेंट तो इसी तरह का काम कर सकती है ना कि आपको बाइक्स दे रही है, आपके जॉब के लिए कर लिया, बाकी चीजें कर ली। इसमें पेरेंट्स को स्टैंड करने की जरूरत है। जब तक पेरेंट्स अपनी बेटियों को, अपनी भाई, अपनी बहनों को जब तक एम्पावर नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपको जी मुल्क की तरक्की के लिए ये स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। बाकी मैं तमाम खवातीन को कहूंगी कि जरूर मुफ्त ऑनलाइन ये जो है वो फूड सेफ्टी ट्रेनिंग है तो जरूर हासिल करें, इसका जरूर आप लोगों को फायदा होगा। थैंक यू सो मच। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद करेंगे। आज का टॉपिक बड़ा अहम है। अहम मैं इसलिए कह रही हूं कि हर बंदा, मैं अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखती भी हूँ, सुनती भी हूँ जो कहते हैं कि हम पे किसी ने जादू कर दिया। अब हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव होता ही रहता है, खुशी गमी हर जगह पर होती है, बट कुछ ऐसी चीजें जो हमारी जिंदगी में रूनुमा होते हैं जिसको हम जादू कह देते हैं। क्या वो वाकई ही जादू होता है? घर में मुसलसल लड़ाई झगड़े होना, उसकी वजूहात क्या है हमें नहीं पता। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो कोई कह रहा है कि जादू कर दिया। बच्चे मुसलसल बीमार हो रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जी जादू कर दिया। फिर कोई अक्सर लोगों की तरफ से जो हमें बातें सुनने को मिलती हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरे कपड़े कट जाते हैं खुद ब खुद। कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे कुछ नजर आना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं मुझे मुख्तलिफ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग ऐसी शिकायत करते हैं कि जी हमारा कारोबार बंद हो गया तो किसी ने जादू कर दिया। अब जादू अगर होता है तो किस सूरत में जाहिर होता है? जादू है क्या? क्या ये वाकई ही वहम है कि वाकई ही जादू होता है? और अगर जादू किसी पे हो रहा है तो वह जाहिर किन सूरतों में होगा? इस पे भी बात करेंगे। और फिर जिस पे जादू हो रहा है उसको क्या करना है? बेशक अल्लाह ताला का नाम जो है वो बड़ा बरकतों वाला है और बहुत सारी चीज़ें खुदा कहता है कि जो मेरा फैसला है और जो मैं कर दूंगा। हमारा ईमान इस चीज़ पर होना चाहिए। हमेशा हमने तो ये सुना है कि बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है मारने वाले से, इस पर ईमान रखें। बाकी आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को, हसद को, आपके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आपसे हसद करते हैं, आपको लगता है शायद किसी ने जादू किया। आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं, किसी ने जादू किया है। नाकामियाँ आ रही हैं, किसी ने जादू किया है। जादू है क्या? इसकी हमारा मजहब इसके बारे में क्या कहता है? अल्लामा एहसन उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। जादू क्या होता है? हमारे यहाँ असल में इसको समझने के लिए 3 किस्म की बुनियादी चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए जादू की हकीकत को वाज़े करते वक्त, क्योंकि ये हम आज पढ़े लिखे दौर में रहते हैं और इस हवाले से हमारी सोच और अप्रोच भी दीन के मुताबिक, और दीन हमारा है ही हकीकत पसंदी के ऊपर, रियलिटी के ऊपर है। एक है जादू, दूसरा आ जाता है आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, और तीसरा डायरेक्टली मेडिकल प्रॉब्लम्स। हमारे यहाँ तीनों में तमीज की नहीं जाती और हर चीज को हम गलत पहलू की तरफ एक ही नजर से देख रहे होते हैं। अब आ जाता हूँ जादू की तरफ। सबसे पहले जादू एक परमानेंट हकीकत मौजूद है, कुरान और हदीस में इसका जिक्र मौजूद है, इससे इनकार नहीं है। ऐसा भी है कुछ कहते हैं कि करने की कोशिश है मगर ये ठीक नहीं है, यानी कुछ तो इसका इनकार भी कुछ उलमा बहुत कलील तादाद में है वो भी कर, लेकिन अक्सर ये जो कुरान और हदीस के टेक्स्ट से बात मालूम होती है। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 102 के अंदर ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का जिक्र हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है वमा उनजिला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमान और मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में शैतान ने जादू सिखाना शुरू किया। अच्छा। हारूत और मारूत भी आए थे, फरिश्ते थे, वो लोगों को इसलिए बीवेयर करते थे कि अमल नहीं करना मगर जान लो क्या है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वो लोग जादू सीख कर खास तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान तफरका पैदा करने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम से पहले बाद में पहले मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में
जादू अपने उरूज पर था। ठीक। वो ब्लैक मैजिक करने में महारत रखते थे। ये जो हम फिरौन के दौर के अंदर जितनी चीजें जादू के हवाले से देखते हैं, ये उसका हिस्सा है और प्रॉपरली होता था। और मैं ऐसी इसमें आउट ऑफ द बॉक्स, ये जो बच्चे हमारे हैरी पॉटर देखते हैं, हैरी पॉटर की भी जो असल ली गई है वो उधर से बाइबल से ली गई है। सही। जो मूसा अलैहिस्सलाम के मूजिज के दौर के अंदर हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास गए तो उसको हक की दावत दी, तो आपने उस हक की दावत के लिए कहा कैसे मानूं कि तुम अल्लाह के रसूल हो। सही। आपने अपना बगल में हाथ निकाल के, तो वो सूरज से ज्यादा चमक रहा था, यद बैदा जिसे हम कहते हैं। आपने अपना आसा नीचे गिराया तो वो अजदहा बन गया। वो नबुव्वत को समझ नहीं सका कि ये निशानियां नबुव्वत की हैं। वो चूंकि जादू की नजर से देख रहा था, वो समझा ये भी जादू है। उसने तमाम जादूगरों को, जितने भी उसके इजिप्ट के अंदर और फिरौन के सल्तनत के अंदर थे, उनके सबसे पहले 12 लोगों को बुलाया, जो 12 उनके बड़े सरदार थे और ब्लैक मैजिक के अंदर अपना बहुत बड़ा अथॉरिटी समझे जाते थे। फिर आगे उनके शागिर्द, फिर उनके शागिर्द, आप यकीन। और उन्होंने उसको बुला के उन्होंने कहा, फिरौन ने कहा कि आप फिर मूसा को शिकस्त दे, उनसे मुकाबला करवाते हैं तो मैं तुम्हें अपना कुर्बत अता करूंगा, अपना मसाहिब रखूंगा, वजीर रख लूंगा, तुम्हें वजीफा मिलेगा और इज्जत अफजाई होगी मेरे दरबार में। अब 70,000 तक का अदद आता है, 70,000, बहुत 70,000 के अदद में वो लोग जमा हुए। सही। और इधर अकेले हक के नुमाइंदे मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। अब वहां पर मामला ये हुआ कि सारी फिरौन की कबीना देख रही है, तो उन्होंने, जादूगरों को पता नहीं अल्लाह ने क्या डाला दिल में, उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम हम पहले करें कि आप करेंगे। हाँ। ये बात सुनी तो आपने कहा पहले तुम करो। अब कुरान वहां पर कहता है उसकी लफ्ज के लिए जो इस्तेमाल करता है यहां पर, कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने उनके आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया, यानी नजरबंदी का जादू की हकीकत होती है, रियलिटी वो नहीं होती। उन्होंने रस्सियां फेंकी लेकिन लोगों को नजर आ रहा था वो रस्सियां नहीं है, सही, सांप बन गए। सही। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, अल्लाह करीम ने हुक्म दिया, मेरे मूसा आप अपना असा नीचे डाल दें। फेंका तो वो अजदहा बन गया, वो सारे के सारे खा गया उनकी सारी रस्सियां, 70,000। अब सब देख रहे थे, जब वो खा गया तो हक की फतह हुई। वो जितने जादूगर थे वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदा रेज हो गए और ईमान कबूल कर लिया। और इसमें एक वजह यह भी बताई जाती है, वो जो जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा था हम पहले करेंगे कि आप, ये जो अदब किया था ना रिसालत में आपका, हजरत मूसा के रसूल होने का, अल्लाह को पसंद आ गया। फरमाया तुमने मेरे नबी का अदब किया है, तुम्हें हक मैंने वाजे कर दिया, इंशराह सदर अता कर दिया, तो वो मुसलमान हो गए, मगर फिरौन नहीं हुआ। अब फिरौन, ये हकीकत बताती है कि जादू है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू की अटेम्प्ट हुई है। लबीद बिन आसिम नामी जो लईन ने जादू किया था और कोशिश की थी आका अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक के ऊपर और सारी चीजें, जिसके नतीजे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अच्छा कई ज़हन इस तरफ भी हैं कि हुजूर पर जादू नहीं हो सकता, वो उनकी अकीदत और मोहब्बत का मेयार ठीक है। मैं उसको ऊपर थोड़ा सा तहकीकी बात आसान नजरी में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इख्तिलाफ नहीं, मैं तो तहकीक की बात कर रहा हूँ। और वो ये है कि जिस तरह ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरी तकाजे के मुताबिक हुजूर ने ओहद शरीफ में शिरकत फरमाई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्म आए, हुजूर की मुबारक दाढ़े मुबारक और आपका दंदाने मुबारक का कोना शहीद हुआ, खून निकला, आका अलैहिस्सलाम को बुखार होता था, आप इलाज करते थे। इस तरह ही जादू भी एक हकीकत के तौर पर हुजूर की तरफ हुआ, लेकिन उस तरह से कामिल तरीके से नहीं हो सका जो होना चाहिए था। सही। लेकिन हुजूर की बात, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरे अभी लोग आपको गुजिंद नहीं पहुंचा सकते, ना तलवार ना जहर ना कोई चीज। लेकिन इसकी वजह से उम्मत के लिए आसानी आ गई। सूरह फलक और सूरह नास मुअव्विज़तैन अता हूं, और उसमें जो जिक्र है जो गांठों पर फूंकने वालियों का, ये जिक्र करके बताया है कि ये चीज हकीकत है। तो जादू की हकीकत मौजूद है, इसको इनकार नहीं कर सकते, और ये तसलसल मौजूद है। सही। अब इससे अगली बात एक और, मैं जादू के साथ बदनजरी, लोग इसको भी जादू कहते हैं। नजर हक़्क़ुन, हुजूर ने फरमाया नजर हक है। बदनजरी पूरा एक चैप्टर है जो हुजूर की बारगाह से अता होता है, और ये हुजूर की हदीस के मुताबिक सिहा के अंदर ये इतनी खतरनाक चीज है, हुजूर ने फरमाया ये इंसान को कब्र में और ऊंट को हंडिया के अंदर बंद कर देती है, यानी मौत के करीब बदनजरी इतनी है। इसलिए कहा जाता है अगर कोई चीज आपको अच्छी लगे, किसी का बच्चा, किसी की दौलत, किसी की आसाइश, किसी का मुकाम, शख्सियत, तो अंदर हसद के बजाय उससे रश्क रख सकते हैं, और जो चीज देखे तो हमेशा कह दे माशा अल्लाह,
ये जो माशा अल्लाह कहना है ये उसको बदनजरी नहीं करने देगा। सही। ये आपकी हुस्न खुल्क की अलामत बन जाएगी और अल्लाह बरकतों में शामिल कर देगा। बेशक। और इसके बदनजरी के हवाले से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दम करते थे। सुभान अल्लाह। और आप आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शर्रि शैतान व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनि लाम्मा, ये हुजूर दम करके फूंक मारते थे। सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते थे। इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये मैंने आपको जादू की थोड़ी सी हकीकत के हवाले से बताई। और अगला ये भी बता दूं, हर एक जादू वाला नहीं होता, यानी हर मरीज जादूगर है जादू वाला हो जाएगा ऐसा नहीं है। जादू में अब मेडिकल प्रॉब्लम्स कई दफा ऐसी आती हैं कि हल्की फुल्की मेडिकल होना और चीज है। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है जादू के हवाले से कि जब मेडिकल टेस्ट होते हैं तो मेडिकल टेस्ट के अंदर इतनी को बहुत ज्यादा खराबियां नहीं आती। याद रखें ह्यूमन बॉडी 100% नहीं हो सकती, सही। कहीं ना कहीं छोटी मोटी खराबी मुमकिन है। अब जादू की अलामात के हवाले से अगर हम इसके ऊपर गौर करते हैं तो जादू की अलामात में क्या क्या चीजें शामिल है, मैं उसको आज आपके सामने अलामा साहब, मैं यहाँ पे कुछ चीजें ना जो हमें अक्सर लोगों से सुनने को मिलती हैं, वो ये है जी, घर में खून के छींटे पड़ गए, मेरे कपड़े कट गए, कारोबार बंद हो गया, अब ऐसे हर रोज घर में लड़ाई झगड़े होने लग गए। फिर आपकी औलाद नाफरमान है तो आप कहते हैं कि जी मेरी औलाद पे किसी ने जादू कर दिया, और ऐसे अक्सर होता है, बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं। फिर आप अक्सर हमें लोग ये इलामात कीजिए हमारे घर के बाहर कुछ पड़ा हुआ मिल गया, मतलब कुछ गैर फितरी चीजें बार बार आपके साथ रूनुमा होना, साया कुछ लोग कहते हैं मुझे नजर आ रहा है, तो ये क्या जादू वाकई इन चीजों में जाहिर होता है, इन सूरतों में? होता भी है और नहीं भी होता। ठीक है। अब ये माँ बाप औलाद की नाफरमानी का ताल्लुक माँ बाप की अपनी शख्सियत से भी है। ठीक है। और बाप बिलखुसूस जो रिस्क आप खिला रहे हैं वो हराम खिला रहे हैं या हलाल खिला रहे हैं, इसका बड़ा ताल्लुक है। अब मैं इसका शरई हुक्म भी पेश कर दूं, जादू करना हराम है, ये गुनाह कबीरा है और ये कुफ्र तक चला जाता है क्योंकि आप शैतानियत से मदद मांगते हैं। इसमें गंदगी का इख्तियार करनी पड़ती है, नजासत इख्तियार करनी पड़ती है, और जो लोग ये करते हैं वो अपना ईमान गारत कर लेते हैं, उनका आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा। करने वाला, करवाने वाला, शामिल होने वाला, पैसे देने वाला, किसी तरह भी सारे शामिल हैं। एक बात तो ये तय पा गई। अब आपने जो बातें बताई जाहिर किन शक्लों में, जाहिर किन शक्लों में होता है। जादू के हवाले से रूहानी और नफ्सियाती अलामात में से चीज ये है कि अचानक और बगैर किसी वजह के शदीद जहनी दबाव, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हर मामले में ठीक है, अचानक शदीद जहनी दबाव आता है, बहुत ज्यादा बार बार डरावने ख्वाब महसूस होते हैं, होते नहीं है ये चीजें, फिर गैर मामूली उसको खौफ और बेचैनी लगी रहती है, ऐसे खौफ ज्यादा होता रहेगा, फिर जहन का मुंतशिर और चीजें बहुत जल्दी भूल जाता है, इबादत में दिल नहीं लगता पाक चीजों की तरफ, वो वहां से दूर होता है, भागता है। ये चीजें बताती हैं कि इशारा है कि इसके अंदर ये असर मौजूद है। फिर जिस्मानी अलामात में मेडिकल की जब चेकअप करवाए जाते हैं तो कोई खास बड़ी रीजन नजर नहीं आती, वो अलामत सर दर्द या किसी जैसे कि मखसूस इससे मुसलसल दर्द और उसकी अच्छा, वजह जिस्म पे धब्बे भी पड़ जाएं तो कहते हैं ये ऐसा जादू की है, अलामत ऐसा है। होता है। अच्छा, यानी एलर्जी भी हो सकती है और बगैर किसी वजह के ये भी मुमकिन है। अच्छा, ये मुमकिनात में से है। घर में झगड़ा, यानी आप एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे, यानी जैसे ही देखा है तो बस ये उसके ज़हन में इसके बारे में नफरत की इंतहा है। वो अच्छी जिंदगी के लम्हात मियाँ बीवी भूल गए, वो अच्छी खुशगवार जिंदगी की बातें भूल गए, बस एक लड़ाई और झगड़े का एक बहुत बड़ा तूफान बपा है और फसाद बपा है। ये सारी चीजें उसमें शामिल है। और जब झगड़ा आएगा बेबरकती आएगी, बेबरकती आएगी खुद ब खुद कारोबार बंद होगा, सही प्रॉब्लम्स का शिकार होगा। फिर गैर मामूली किस्म की आवाजें भी कभी कभी, अच्छा साइको भी ऐसा होता है कि कभी कभी दवाइयों के असर में भी ऐसा होता है, मगर कभी जो बीमार जो इसके अंदर इलाज वाला होगा उसको भी ऐसी आवाजें महसूस होती हैं कि जिनका कोई ताल्लुक हकीकत से नहीं होता। ये नजरबंदी की कैफियत होती है। अच्छा, अब इसके बुनियादी इलाज जो है सूरह फातिहा शरीफ, और सबसे बढ़कर मैं आपके सामने आका की हदीस दे रहा हूं, सुबह शाम जो 10-10 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, सिर्फ हमारे लोग इसे भी नाकाफी समझते हैं, वो कहते हैं पता नहीं कई 100 मरतबा पढ़ेंगे। तो ये मैं हुजूर का फरमान सुना रहा हूं। फरमाया जो सुबह तक पढ़ लेता है शाम तक शैतान करीब नहीं आता, सुभान अल्लाह, और शाम को पढ़ लेता है तो सुबह तक नहीं आता। तो सुबह शाम अगर आप पढ़ ले 20 मरतबा सिर्फ आऊज़ु बिल्लाह, गुस्सा भी खत्म होगा, अच्छा, और आपके जादू के असरात भी नहीं होंगे। और यहाँ मैं अर्ज करता हूँ हजरत अली मुर्तजा के बहुत प्यारे शागिर्द और आइमा औलिया और सुलहा में कुबार ताबईन में से इमाम हसन बसरी, वो फरमाते हैं जो एक मरतबा सिद्क़ के दिल से
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ता है, अल्लाह उसके दरमियान और शैतान के दरमियान 300 पर्दे हायल कर देता है। सुभान अल्लाह। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने डिस्कस करना है कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं हमारे कपड़े कट जाते हैं, ऐसे ही बंद जगह पर खुद ब खुद आग लग गई, फिर इसके साथ साथ खून के छींटे हमारे घर में पड़ गए, फिर अब अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जिस्म पे धब्बे पड़ गए, बालों में गिरा लग गई। ये लोग कहते हैं कि जादू की अलामत है, जादू हुआ है। तो अब ऐसी सूरत में क्या करना है? क्या वाकई ही जादू इन सूरतों में जाहिर होता है? अलामा साहब हमारे साथ मौजूद है, ब्रेक के बाद आते हैं श्रीविदास। खुश आमदीद। काले जादू का तोड़ और इसके असरात को खत्म कैसे करना है अलामा साहब? जी, काले जादू को या जादू के हवाले से ज़हन में रखें कि आप मुसलमान हैं, मोमिन हैं, नूर वाले को कुरान से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं और ताजदार कायनात के फरामीन से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सारी कायनात के मालिक ने ये चीज़ें हमारे लिए उतारी हैं, लिहाजा हमारा ताल्लुक़ कुरान से होना चाहिए। और जिस पर ये चीज़ें ज़ाहिर हो जाएं उसके लिए ज़रूरी है कि अव्वल व आखिर 3 से 7 मरतबा दुरूद पाक वो पढ़े, बावुज़ू रहने की कोशिश करे, 5 वक्त नमाज को अपने साथ मुतय्यन करे, सफाई का ख्याल रखे। और अब वज़ाइफ सुनते जाइए, सूरह फातिहा शरीफ 3 से 7 मरतबा, फिर आयतल कुर्सी 3 से 7 मरतबा आउज़ु बिल्लाह के साथ, और 4 कुल जिन्हें हम कुल हु अल्लाहु कुल या अय्युहल काफिरून वाली है पूरी सूरत, फिर सूरह इखलास शरीफ कुल हु अल्लाहु अहद, फिर कुल आऊदु बिरब्बिल फलक और कुल आऊदु बिरब्बिन नास। ये सारी 3 से 7 मरतबा, 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा ज़्यादा मरतबा पढ़ सकते हैं। फजर के बाद या इशा के बाद, सोने से पहले दम करके अपने ऊपर पानी पी सकते हैं, दम करके उसी पानी को आप पानी में मिलाकर गुस्ल कर सकते हैं, दम करके, यानी आयात को नहीं डालना, ये हराम हो जाएगा, ऐसा नहीं करना कोई काम। तो ये मैंने आपके सामने, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर अपने मालिक पर तवक्कुल करें, बेशक कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हकीकी मालिक की तरफ अपनी रुजू करें, सजदों की कसरत बढ़ाएं। अच्छा, कई ज़हनों में आएगा कि क्यों, जैसे दवाई लेते वक्त प्रिकॉशंस बताई जाती है कि ये एहतियाती तदाबीर है, इसी तरह रूहानी तौर पर भी ये एहतियाती तदाबीर है। सफाई, पाकीज़गी, नमाज, तारत और वुजू से रहना। और आगे रमज़ान आ रहा है, इससे प्यारा महीना, इन चीज़ों से छुड़वाने का और मौका नहीं हो सकता। अपने आप घरों के अंदर कुरान की आदत बनाएं, आका अलैहिस्सलाम के फरामीन की आदत बनाएं, और लोगों के साथ उसने सलूक को बपा रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह करब और रहमत फरमाए इंशाअल्लाह। तो घर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि घर में किसी और पे भी असरात है, तो आप किसी और को भी ये दम करके पानी पिला सकते हैं। बिल्कुल, घर में सब लोग पी सकते हैं। बिल्कुल पिला सकते हैं, और इसमें पिला भी सकते हैं, उसको खुद पढ़ के दम भी किया जा सकता है, मगर कुरान दुरुस्त पढ़िए। कोई चीज़ें अल्लाह ताला हमारी नियत पे अजर देता है, अमल पर नहीं, तो अपनी नियत में कुरान को बेहतर पढ़िए। ये भी एक मैं बड़ी प्रोकेशन। वक्त कम है, सिर्फ ये बता दे जादू करने वाले की आखिरत क्या है? आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसने अल्लाह की उलूहियत को चैलेंज किया है। जो रहमान बरकतों वाला है, उसने उसकी बरकतों को और उसकी मखलूक से जुल्म किया है, और जालिम का आखिरत के यहाँ कोई ईमान वालों में ठिकाना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आप अपना ख्याल रखिएगा और ज़रूर आज के शो का हमें फीडबैक भी दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और हम सबको इन चीज़ों से दूर रहने की तौफीक भी अता करे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।